So we are going to start this lecture with packing fraction. What is packing fraction? Packing fraction gives idea about stability of nucleus. Packing fraction is equal to mass of nucleus minus mass number A divided by mass number A of nucleus, that is equal to delta m अपॉन A. यहां पर डेफिनेशन कैसे बोलेंगे कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन इज मास डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास नंबर पर न्यूक्लियन. ए क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन. ओके, यहां पर ये डेल्टा एम क्या आया? डेल्टा एम इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास नंबर. ठीक है, ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है, ये पैकिंग फ्रैक्शन स्टेबिलिटी के बारे में बताता है. जितना पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होता है उतनी स्टेबिलिटी कम होती है, जितना पैकिंग फ्रैक्शन कम होता है उतनी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होता है. इसका मतलब ये हुआ कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. अब हम एक ग्राफ देखते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन वर्सेस मास नंबर ए. ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, यहां देखिए, यहां पर मैंने माना कि पैकिंग फ्रैक्शन 0 है. रेड पेन से, रेड कलर से ये ग्राफ बनाया हुआ है पैकिंग फ्रैक्शन वर्सेस मास नंबर का. अब यहां पर देखिए, चलो मैं ये ओरिजिन को यहां पर नहीं, यहां पर 0 नहीं, यहां पर -20 लिखना पड़ेगा. ठीक है, यहां पर 0 है, यहां पर -10 और यहां पर 20, यहां पर 30 लिए लेते हैं. पैकिंग फ्रैक्शन 30 है, यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन 20 है और यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन 10 है. अब यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर जो मास नंबर है वो 16 है. ये किसका 16 होता है मास नंबर? 8O16, ऑक्सीजन का. तो यहां पर ऑक्सीजन का जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो यहां पर ये डॉटेड लाइन पर है, मतलब कि 0 है. अगर पैकिंग फ्रैक्शन 0 होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इनफाइनाइट, है ना. तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन एलिमेंट है ना, ये स्टेबल एलिमेंट है. अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहां पर कोई मास नंबर है, ये मास नंबर लगभग मान लिया मैंने कि 240 है. तो यहां पर अगर मान लो कोई एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस का मास नंबर, जिसके एटम का मास नंबर 240 अबाउट है, तो यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन अगेन 0 है. तो हम ये कह सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन 0 होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बहुत बड़ी होगी स्टेबिलिटी. अब देखिए यहां पर ये ग्राफ का ये पार्ट देखिए, ये पार्ट है ना. तो यहां पर इस 0 लाइन के नीचे पैकिंग फ्रैक्शन है नेगेटिव. तो पैकिंग फ्रैक्शन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट है जिसका मास नंबर 16 से ज्यादा है, 16 से ज्यादा है और 240 से कम है, तो ऐसे केस में पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है, मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है. हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो ये लाइट न्यूक्ली होता है और हैवी न्यूक्ली, दोनों के केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो कम होती है. इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी कम होती है, लेस होती है. तो यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है. जो इंटरमीडिएट, जो मीडियम साइज के न्यूक्लियस हैं, जो इंटरमीडिएट मास नंबर रखते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और उनके केस में जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कम होता है. बच्चों 11th में आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, 4 बेसिक फोर्सेस के बारे में आपको बताया था. तो यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी आपसे चर्चा हुई थी. तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये कहां पर काम करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं.
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? मेंबर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन टाइप का फोर्स लगता है। ये इतना अच्छा अट्रैक्शन फोर्स होता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, उसको ओवरकम कर देता है। दो न्यूक्लियॉन के बीच में ये फोर्स तभी लगेगा जब वो दोनों न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के एकदम नाइबर हों, बिल्कुल बाजू बाजू में हों। लेकिन अगर कोई भी न्यूक्लियॉन वो थोड़ी सी भी दूर है, मतलब कि न्यूक्लियॉन के बगल वाला न्यूक्लियॉन, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वो पाई मेसोन्स के एक्सचेंज के कारण लगता है। मान लो कि मेरे पास में ये एक न्यूक्लियॉन है और दूसरा एक और न्यूक्लियॉन है, ठीक है। और पाई मेसोन क्या है? ये वो पार्टिकल है जिसका एक्सचेंज हो रहा होता है। तो ये एक्सचेंज कैसे होता है? सपोज आप इस न्यूक्लियॉन को एक डॉग मान लो, कुत्ता मान लो, इस न्यूक्लियॉन को आप एक डॉग मान लो, ठीक है। अब ये दोनों कुत्ते, इसको आप रोटी मान लो। तो ये दोनों कुत्ते क्या करते हैं कि अगर इस कुत्ते ने इस रोटी को पकड़ लिया तो ये कुत्ता रोटी को छोड़ देगा, और उसके बाद ये कुत्ता जब रोटी पकड़ेगा तो ये कुत्ता रोटी छोड़ देगा। तो ये जो प्रोसेस है बहुत बहुत फास्ट चलती है ये, ठीक है। आप इमेजिन करके देखो, ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि इस प्रोसेस के कारण ये दोनों कुत्ते आपस में रोटी के द्वारा बंध जाते हैं। इसी तरह से ये रोटी क्या है? पाई मेसोन्स है। तो ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं, ये न्यूक्लियॉन्स पाई मेसोन्स का एक्सचेंज कुछ इस तरह से करते हैं कि इस एक्सचेंज के कारण ये एक दूसरे से बंध जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, इनके ऊपर बाइंडिंग फोर्स लग जाता है एक दूसरे का, ठीक है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो काम करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बगल बगल के प्रोटॉन्स के बीच में उतना ही होता है जितना कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बगल बगल के न्यूट्रॉन्स के बीच में, और उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बगल बगल के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। ये जो पाई मेसन्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं: पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई जीरो। पाई मेसन्स का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले 270 टाइम्स ज्यादा होता है। ये जानने के बाद में आओ हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में भी जानकारी ले लें। ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स वो 100 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स के मुकाबले। न्यूक्लियर फोर्स 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले। ये अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। यहां पर मैं आपको एक ग्राफ बताता हूं। पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी की पॉजिटिव साइड ले ली, पोटेंशियल एनर्जी की ये नेगेटिव साइड ले ली, और यहां पर हम ले लेते हैं आर। ये आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस। रेड कलर से बनाया हुआ ये ग्राफ देखिए, यहां पर ये सबसे कम जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो मान लो कि R0 डिस्टेंस पर है। R0 डिस्टेंस किसका? दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस। अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस R0 है तो पोटेंशियल एनर्जी
ये इतनी कम बन रही है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? ये लगभग 1 फर्मी के बराबर है। तो यहाँ पर जो आर डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग फर्मी में ले रहे हैं। ये 1 फर्मी किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये मान लो कि 2 फर्मी, ये मान लो कि 3 फर्मी। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो r0 के बराबर है, मतलब कि 1 के बराबर या 0.8 के बराबर है, 0.8 फर्मी के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगर ये डिस्टेंस, मतलब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस वो r0 से बड़ा है, मतलब 0.8 फर्मी से बड़ा है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है ना वो अट्रैक्टिव टाइप का होगा। अगर ये जो डिस्टेंस दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस r0, ये दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस अगर r0 से कम है, मतलब 0.8 फर्मी से कम है, तो ऐसे केस में जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो रिपल्सिव टाइप का होगा। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। इसका जो रेंज है, न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर के अबाउट होता है। न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड फोर्स होते हैं, सैचुरेटेड फोर्स होता है। अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस 3 फर्मी के ऊपर हो जाए तो ऐसे केस में न्यूक्लियर फोर्स कुछ भी नहीं लगते, मतलब शॉर्ट रेंज फोर्स हैं। जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो एक्सचेंज वाले फोर्स हैं। अभी अभी आपको समझाया पाई मेसन्स का एक्सचेंज होता है। जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं स्पिनिंग पर। ठीक है, जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो अगर दो पार्टिकल्स के बीच में, मतलब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहे हैं और दोनों का स्पिनिंग पैरेलल स्पिनिंग है, तो ऐसे केस में जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा किसके मुकाबले? अगर दो पार्टिकल्स, मतलब कि न्यूक्लियॉन्स एंटी पैरेलल स्पिन करते हैं तो। अच्छा, साथ ही जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स तो पता है ना, अगर मान लो हमारे पास में दो पार्टिकल है तो सेंटर से सेंटर के बीच जो ये लाइन है, ये लाइन ही लाइन ऑफ एक्शन होती है इन दोनों के बीच लगने वाले किसी भी तरह के अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स की, तो उसे कहते हैं हम लोग सेंट्रल फोर्स। तो जो ये न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये ध्यान में रखनी है कि वो न्यूक्लियस जिसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ऐसी कंडीशन में वो जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो हेवी न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है प्रोटॉन्स के मुकाबले। तो इस कंडीशन में ये जो हैवी न्यूक्लियस है, ये हैवी न्यूक्लियस जहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स के मुकाबले ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में ये हैवी न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी खो देते हैं और वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं। ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाए, सो दैट दे कैन मेक स्टेबिलिटी इन देमसेल्व्स।
हेवी न्यूक्लियस अपने अंदर रहे हुए जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनको कम करने के लिए ये न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटॉन्स में। तो एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। जो सबसे राइट साइड ऑफ द स्क्रीन आप सबसे नीचे देखिए, यहाँ पर ये इक्वेशन भी मैंने लिख के रखी हुई है। तो इस तरह से कोई भी जो एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करता है। जो मीडियम साइज के न्यूक्लियस होते हैं वहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो कंपैरिजन में किसके, इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्सेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स के मुकाबले कम पड़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनकी स्टेबिलिटी, किनकी स्टेबिलिटी, जो लार्जर न्यूक्ली हैं उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए सूचना, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वे बच्चे जब भी वीडियो लेक्चर सुनते हैं तो नोट्स को ओपन करके रखते हैं और उसके बाद नोट में से पढ़ते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं वे नोट्स मंगवा सकते हैं। आपको नोट्स मंगवाने के लिए फ़ोन कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको केवल मैसेज करना है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों।